सन 1975 भारत की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की सरकार के तहत राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने डिक्लेयर करी नेशनल इमरजेंसी और शुरू हुआ आज़ाद और डेमोक्रेटिक भारत के इतिहास का सबसे काला अध्याय। आज की वीडियो में जानते हैं कि क्या है नेशनल इमरजेंसी और 1975 की इमरजेंसी का दिल दहलाने वाला सच। लेट्स बिगिन। आपातकाल की घोषणा ने देश की राजनीति में दूरगामी बदलाव की शुरुआत की। भारत के संविधान के आर्टिकल 352 के अकॉर्डिंग भारत के प्रेसिडेंट कंट्री में 3 ग्राउंड्स पे इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। फर्स्ट, ऑन ग्राउंड्स ऑफ वॉर और एक्सटर्नल अग्रेशन। सेकेंड, ऑन ग्राउंड्स ऑफ आर्म्ड रिबेलियन। एंड थर्ड, अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि इंडिया या इंडिया के किसी हिस्से की सिक्योरिटी डेंजरस पोजीशन में है तो वो इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इमरजेंसी के दौरान सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया जाता है, यानी डेमोक्रेसी नियरली डिक्टेटरशिप में कन्वर्ट हो जाती है। इंडिपेंडेंट भारत के आज तक के इतिहास में 3 बार नेशनल इमरजेंसी को प्रोक्लेम किया गया है। पहली बार 1962 से 1968 के बीच एक्सटर्नल अग्रेशन के ग्राउंड पे इंडिया चाइना वॉर के चलते भारत में इमरजेंसी डिक्लेयर करी गई। दूसरी बार नेशनल इमरजेंसी का डिक्लेरेशन हुआ 1971 में इंडो पाक वॉर के दौरान बाय प्रेसिडेंट वी गिरी। एंड द थर्ड इमरजेंसी वाज डिक्लेयर्ड फ्रॉम 1975 टू 1977 ऑन बेसिस ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस, जिसने वास्तव में इंडिया में काफ़ी लंबे समय के लिए इंटरनल डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दिया। 1971 के लोकसभा इलेक्शंस के दौरान इंदिरा गांधी की टक्कर हुई राजनारायण से। इलेक्शंस में इंदिरा गांधी वन 352 आउट ऑफ 518 सीट्स, यानी क्लियर मेजॉरिटी से इंदिरा गांधी वन द इलेक्शंस। इलेक्शन के रिजल्ट आने के बाद राजनारायण ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के सेक्शन 123 के तहत इलेक्शन पिटीशन फाइल की, जिसमें उन्होंने इंदिरा गांधी के इलेक्शन को करप्ट बताया और उन पे काफ़ी एलिगेशंस लगाए, जैसे कैंपेन एक्सपेंसेस की लिमिट जो कि 35,000 थी उसे एक्सीड करना, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और मशीनरी का इलेक्शन कैंपेनियरिंग में यूज़ करना, दारू और ब्लैंकेट्स को वोटर्स को बांटना उनके वोट्स जीतने के लिए, उनको इन्फ्लुएंस करने के लिए, और कहा कि इंदिरा गांधी के इलेक्शन उनकी उत्तर प्रदेश की रायबरेली कॉन्स्टिट्यूएंसी से लीगल ही नहीं है। हाई कोर्ट ने ऑलमोस्ट सारे इलेक्शंस को डिसमिस कर दिया एक्सेप्ट 2। फर्स्ट, allegation of using government machinery to set up stage and loudspeakers. Second, use of government officer DM Yashpal Kapoor as an election agent. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी की इलेक्शन को करप्ट प्रैक्टिसेस के ग्राउंड पे वॉइड डिक्लेयर कर दिया और आने वाले 6 सालों तक के लिए उन्हें किसी भी इलेक्टेड पोजीशन को होल्ड करने से बैन कर दिया। एज अ रिस्पॉन्स, इंदिरा गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के इस डिसीजन के अगेंस्ट अपील की, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के ऑर्डर पर एक पार्शियल स्टे लगा दिया, यानी इंदिरा गांधी पीएम के पोस्ट पर ही थी अंटिल नेक्स्ट हियरिंग और वो पार्लियामेंट में जा सकती थी, यानी प्रेजेंट हो सकती थी, लेकिन वोट नहीं कर सकती थी। हालांकि ये रीजंस जिनके बेसिस पे इतना स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा रहा था, उन्हें बैन किया जा रहा था, वो बहुत बड़े नहीं थे। इस डिसीजन के कॉन्सिक्वेंसेस भारत को काफ़ी भारी पड़े। इंदिरा गांधी को कंप्लीट स्टे चाहिए था, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं चाहिए थी, यानी अपनी पॉलिटिकल पोजीशन की फुल सिक्योरिटी चाहिए थी, जिसके चलते 25 जून 1975 की रात को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से कोई डिस्कशन करे बिना उन्होंने प्रेसिडेंट को एक एप्लीकेशन लिख दी और एडवाइस किया टू इन्वोक अ नेशनल इमरजेंसी। जनरली इमरजेंसी को प्रोक्लेम करने के लिए प्रेसिडेंट को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड और एडवाइस लेनी होती है, लेकिन इस बार सिर्फ पीएम इंदिरा गांधी के वर्ड्स पे इमरजेंसी प्रोक्लेम कर दी गई। तीनों इमरजेंसीज में से ये सबसे ज्यादा फंडामेंटल राइट वायलेशंस वाली, रेस्ट्रिक्शंस वाली इमरजेंसी थी, जिसने इमरजेंसी के एंड होने से पहले तक तो पीएम की कुर्सी इंदिरा गांधी के लिए रिजर्व कर ली थी। इमरजेंसी इन्वोक तो हो गई, लेकिन उसके रीजंस अभी तक क्लियर नहीं थे, इवन टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। कई लोग मानते हैं कि इमरजेंसी इन्वोक करने का एक रीजन पाकिस्तान से आ रहे इंटेलिजेंस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग न्यूक्लियर थ्रेट्स थे या वॉर सिग्नल्स थे, इंटरनल क्लैशेस थे, लेकिन इट वॉज नेवर मेड क्लियर कि जनरल इलेक्शंस के इतने करीब ही कैसे ये थ्रेट सरकार के सामने आने लगे। इमरजेंसी इन्वोक होने के बाद ही अपोजिशन लीडर्स इंक्लूडिंग एल.के. अडवाणी, मोरारजी देसाई एंड जे.पी. नारायण को अरेस्ट कर लिया गया। करीब 1 लाख लोगों को बिना ट्रायल के ही कन्विक्ट कर लिया गया एंड मैनी वर इवन किल्ड इन कस्टडी। स्टूडेंट यूनियंस और लीडर्स को बैन कर दिया गया और जेल भेज दिया गया। जो कांग्रेस लीडर्स
अगेंस्ट में खड़े हुए उनसे भी रिजाइन करवा दिया गया। प्रेस पे सेंसरशिप लगा दी गई और काफी इनसेंसिटिव गवर्नमेंट प्रोग्राम्स कैरी किए गए। 12 जून 1974 को आरएसएस के जाने माने अश्विनी चौबे को पुलिस ने सरेआम टॉर्चर किया। गर्म आयरन रॉड से उन्हें मारा गया, लाठियों से मारा गया, उनकी आंखों में भी स्पाइक से अटैक हुआ। कहा जाता है उन्हें एक ऐसे बड़े तवे पे भी फेंक दिया गया जो खाना बनाने के, रोटी सेकने के काम आता था। इसके बाद उन्हें एक बोरे में बांधा गया। कुछ एक्टिविस्ट के हल्ले के कारण जेल से हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन सीवियर बर्न्स और किडनी डैमेज के बावजूद उन पे मीसा के चार्जेस लगा दिए गए और री अरेस्ट कर लिया गया। जब आरएसएस के इतने बड़े फिगर के साथ ऐसा हो सकता है तो आम लोगों के साथ तो क्या ही हुआ होगा। न जाने कितने इस्लाम एरियाज को बिना किसी नोटिस के डिस्ट्रॉय कर दिया गया और एक साल में 1966 से 67 में 81 लाख लोगों का फोर्स स्टेरिलाइजेशन हुआ, यानी फोर्सफुली और घिनौने तरीके से पॉपुलेशन कंट्रोल करने के एम से लोगों की रिप्रोडक्टरी ट्यूब्स को सील कर दिया गया। ये ड्राइव बिना किसी हाइजीन, प्राइवेसी या प्रोटोकॉल को कंसिडर करे बिना की जा रही थी, जिसके चलते कई लोगों की मौत भी हो गई। लेकिन देश में मातम डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज का भी बन रहा था। इस ड्रेडफुल पीरियड का अंत हुआ 23 मार्च 1977 को, जब फाइनली इस इमरजेंसी को रिवोक किया गया और कांग्रेस अगले इलेक्शंस में अधिकतर स्टेट्स में पब्लिक के गुस्से की वजह से भारी मात्रा में हार गई। However, the impact of emergency of 1975 on Indians and Indian democracy is everlasting. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो do subscribe to the channel and hit the like button. And also don't forget to share the video and feedback in the comment section. जय हिंद।